हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज जो हमने अपना ईवीएस में टॉपिक लिया है वो है आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, ईवीएस जो आने वाली है ना आपके केवीएस पीआरटी के एग्जाम में, ये आने वाली है आपकी 20 मार्क्स की। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप इसमें आराम से 18+ स्कोर ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो सारी एनसीईआरटी के बेस पर ही होती हैं और आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस ही है। और अगर मैं आज के इस टॉपिक की बात करूं तो आप इसके लिए क्लास 9th का चैप्टर 5 जो आपका सिविक्स का है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। टॉपिक में एक वर्ड आया है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए आपने एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन सुनी होगी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये डेफिनेशन है आपके अब्राहम लिंकन जी द्वारा दी गई है। तो इतना इजी आपके लिए नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टॉपिक के शुरू में ही। तो जो डेमोक्रेसी है भारत में वो है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट वहाँ पे होती है जहाँ पे आप खुद ही अपने लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा देश है, आप पॉलिसीज़ अपने लिए खुद नहीं बनाते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं और वो आपके लिए पॉलिसी फॉर्म करते हैं जो कि होते हैं आपके एमपीज़। ठीक है, यही आपके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद डैश से मिलकर बनती है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द डैश। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर उपरोक्त सभी। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो देखिए, आपको पता होगा जो हमारी संसद बनती है वो मिलकर बनती है, हमारे 3 अंग हैं संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो संसद के 3 अभिन्न अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में आपको पता होगा, इनको हम प्रथम नागरिक भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? ये हैं आपके राष्ट्रपति जी। लोकसभा को हम लोअर हाउस के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये प्रत्येक 5 साल के बाद भंग हो जाती है। राज्यसभा जो है ये आपकी अपर हाउस है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होती है, बल्कि जो इसके सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन में आप इसे नोट कर सकते हैं। जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी उससे हर किसी से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आपके लिए यहाँ पे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी का एक डायग्राम है। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन की बात करें, इसमें आपके 3 आते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हिंदी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सीधी सी भाषा में अगर मैं बात करूं, विधायिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है और न्यायपालिका ये देखती है कि कहीं पर भी संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, विधायिका में आती है आपकी पार्लियामेंट और ये बनती है आपके 3 चीज़ों से, राज्यसभा, लोकसभा और आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? ऑप्शन है आपके जिला कलेक्टर, गृह मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्री या फिर पुलिस महानिदेशक। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा है। कार्यपालिका की यहाँ पे बात हो रही है। इससे पहले अभी आपने जाना विधायिका के बारे में, यानी कि जो भी कानून को बनाती हैं। विधायिका का काम क्या होता है? इसको लागू करना। और जो तीसरा अंग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका ये देखती है कि कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो कार्यपालिका में 2 तरह के मेंबर्स आते हैं, एक तो होते हैं आपके परमानेंट, एक होते हैं आपके टेम्परेरी। टेम्परेरी कौन होते हैं? जो आपके राजनीतिक कार्यपालिका के मेंबर्स होते हैं। इसमें आते हैं आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री परिषद। ठीक है, और स्थायी में कौन कौन आते हैं? जो आपके आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, ये एक एग्जाम पास करके आते हैं और लगभग 60 साल तक अपनी सर्विस देते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जबकि ये गवर्नमेंट चेंज होगी तो जो आपके टेम्परेरी मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा। तो जिला कलेक्टर नहीं होंगे, गृह मंत्रालय के सचिव, सेक्रेटरी की बात हो रही है, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये भी नहीं होंगे क्योंकि ये भी एग्जाम पास करके आते हैं। गृह मंत्री
ये होंगे राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा, ठीक है, होम मिनिस्टर। पुलिस महानिदेशक भी नहीं होंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्योंकि ये भी आपके एक तरह से जो आईएएस या एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट? तो आपको पता होगा राज्यसभा कौन सा सदन है हमारा, यह है आपका अपर हाउस, ठीक है, और इसके कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं आपके 250। एट प्रेजेंट क्या है, ये टोटल 245 मेंबर हैं इस समय राज्यसभा में, और 233 मेंबर ये आपके जो आपकी निर्वाचन प्रणाली होती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली, उससे सिलेक्ट होते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो आपके संस्कृति, कला, साहित्य या फिर अदर सोशल वर्क से जुड़े होते हैं, तो उनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी। तो कितने हो गए यहाँ पे, ऑप्शन बी, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 12 मेंबर्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। गाइज एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वो राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताना कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, वो होती है आपकी 35 वर्ष। 35 वर्ष उस व्यक्ति की आयु होना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, चलिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और है आपके लिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके साथ ही वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय डैश। ऑप्शन है आपके 18 वर्ष की आयु के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा चुने जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट चुनाव कौन सा होता है? ये होता है आपके लोकसभा के मेंबर्स का, जिन्हें आप कहते हैं एमपीज। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जनहित याचिका पीएलआई क्या है? व्हाट इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ऑप्शन है आपके जनता के हित में कोर्ट में केस दर्ज करना, फिलिंग अ केस इन द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। बी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की समीक्षा करना, रिव्यूइंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है पीएलआई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीएलआई ये आप जनता के हित में कोर्ट में आप दायर करते हैं, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर आपके हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है ये। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन पे आ गए हम। सेवंथ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धन विधेयक को राज्यसभा में कितने समय तक विलंबित कर सकती है? जो मनी बिल होते हैं, देखिए मनी बिल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास, जो आपकी राज्यसभा होती है उसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स होती हैं। कोई भी बिल आएगा उसको आप या तो लोकसभा में लेके जा सकते हैं या फिर राज्यसभा में लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर मनी बिल है तो वो पहले सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जाएगा, और राज्यसभा उसको डिनाई नहीं कर सकती मनी बिल को, ये सिर्फ और सिर्फ इसको डिले कर सकती है। तो कितने दिन तक कर सकती है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है आपके 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, या फिर 14 दिन। तो इसको सिर्फ और सिर्फ वो 14 डेज तक के लिए डिले कर सकती है, लेकिन इसको कैंसिल वो नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन।
काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और ध्यान से इसका आंसर देंगे। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है आपके, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि हमें गलत बताना है तो ए तो सही है। न्यायपालिका संविधान की भावना के खिलाफ जाने पर कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। न्यायपालिका जो आपके मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है और संविधान की अगर भावना का उल्लंघन होता है तो यह कानून को रद्द कर सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सी है, कोई भी नागरिक अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ये भी सही बात है। डी ऑप्शन है, सरकार द्वारा पारित प्रत्येक कानून के लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो ये बात सही नहीं है। आप कोई भी अगर बिल पारित करते हैं तो उसके लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति नहीं चाहिए। ठीक है, आपको किसकी स्वीकृति चाहिए? आपको चाहिए होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, कोई भी बिल है वो सबसे पहले जाता है या तो लोकसभा में, फिर राज्यसभा से पास होता है और उसके बाद वो जाता है आपका राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और वो तभी कानून बनता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन आपसे पूछता है, राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा कहलाती है। द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड। देखिए, जो आपके सेंट्रल लेवल पे होते हैं आप उन्हें कहते हैं एमपीज। ठीक है, और जो आपके स्टेट लेवल पे होते हैं आप उन्हें कहते हैं एमएलए। ठीक है, तो एमएलए की जो सभा होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर राज्यसभा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो एमएलए इसकी पूरी एक वो होती है, काउंसिल होती है, तो उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन लोकतंत्र के बारे में है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच जनता द्वारा चुने गए शासक सभी बड़े फैसले लेते हैं। सही बात है। चुनाव लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने के लिए एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। सी है, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए समान आधार पर उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपको अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं भारत में 18+ के उपलब्ध कराए जाते हैं और एक वोट डाल सकते हैं आप, और आपकी जो वोट की वैल्यू है वो सभी लोगों के लिए इक्वल है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, सभी के लिए इक्वल है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे और काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी मैं चीज़ें पूछता हूँ उन्हें ज़रूर बताया करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज़।